बाय डिफॉल्ट वो पीएम केयर फंड में क्यों जा रहा है? वो बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं भारत सरकार के खजाने में जाता? तो पीएम केयर फंड इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा घोटाला है और उससे बड़ा घोटाला ईवीएम है। ये 3 कारण है जिनकी वजह से यह सरकार तानाशाह बनी हुई है और किसी से नहीं डर रही है। लेकिन ये सरकार ये न भूले कि हम भारतीयों के पास भी इस संविधान की ताकत है। संविधान की ताकत हमें आजादी देती है संगठन बनाने की, बोलने की, आंदोलन करने की। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता के आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वह बहुत ही शीघ्र एक नियत समय के भीतर सभी लोगों की सूची, धनराशि और पार्टी के नाम सहित प्रकाशित करे कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं मोदी सरकार पर यहां 2 सवाल उठा रहा हूं। पहला सवाल तो यह है कि जो पार्टी सरकार में आने के बाद अपनी पार्टी के पास अकूत धन लाने के लिए देश के संविधान के खिलाफ जाकर लोकतंत्र का गला घोटने वाली स्कीम लाते हुए अपने लिए पूंजीपतियों के चंदे का रास्ता खोलती है और दूसरे के लिए वह रास्ता ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड के जरिए बंद करती है, वह सरकार पीएम केयर फंड का और ईवीएम का दुरुपयोग नहीं कर रही होगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया है और यह दिखाई दे रहा है कि यह असंवैधानिक है, तो पीएम केयर फंड पर खुलासा कब होगा और ईवीएम बंद का फैसला कब आएगा? दोस्तों, पीएम केयर फंड के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा कि पीएम केयर फंड इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा घोटाला है। यहां तो 565,000 करोड़ मिला भाजपा को। पीएम केयर फंड में कितना धन आया है उसका तो कोई अनुमान ही नहीं है और वो धन कहां गया उसका कोई ऑडिट नहीं है। अगर भारत सरकार कोई ऑडिट नहीं देती है, मुंह से नेता मंत्री ये कहते हैं कि हमने कोरोना में खर्च कर दिया, तो हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि कोरोना में जो खर्च हुआ है वो सब बजट में आया हुआ है। दवाओं में और टीके में जो खर्च हुआ वो सब बजट में आया है। लेकिन पीएम केयर फंड के पैसे का हिसाब क्यों नहीं आया? एक और बहुत बड़ा घोटाला पीएम केयर फंड में हुआ है कि जब पीएम केयर फंड के बारे में सवाल किया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भारत सरकार के लोगों से पीएम केयर फंड बनाती है, देखिए इसमें भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है, तब नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार कहती है कि पीएम केयर फंड कोई सरकारी योजना नहीं है, कोई सरकारी खजाना नहीं है, यह प्राइवेट है। वाह, प्रधानमंत्री पद के नाम पर भारत सरकार के लोगों के तहत एक फंड बनाया गया, जनता से कहा गया इसमें धन दीजिए, और जब सूचना मांगी जाती है आरटीआई के तहत तो कहते हैं कि यह एक ट्रस्ट है, यह सरकार का खजाना नहीं है। और साथ में यह भी कहते हैं कि इसमें तो केवल वॉलंटरली डिपॉजिट होता है, यानी जो जितना देना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं मांगा जाता है। लेकिन यहां 2 झूठ है। पहला झूठ, बल्कि 3 झूठ है। पहला झूठ तो ये कि ये कोई ट्रस्ट है, ये सरकार की स्कीम नहीं है, सरकार के द्वारा किया गया आह्वान नहीं है। पहला झूठ क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की हैसियत से पीएम शब्द लिखकर भारत सरकार के लोगों के तहत प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड का नाम देते हुए, संवैधानिक पदों का नाम देते हुए फंड बनाया गया। तो यह कहना तो पहला झूठ है कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह सरकारी पुकार आह्वान नहीं है। दूसरा झूठ यह कहना कि यह चूंकि सरकारी नहीं है इस नाते इसका हिसाब नहीं दिया जाएगा, यह भी झूठ है, गैर कानूनी, गैर असंवैधानिक है। दोस्तों, हम आप भी जिसको भी किसी को कुछ लेते देते हैं उसका हिसाब सरकार को देना होता है। सरकार में बैठे लोग अगर कुछ ले दे रहे हैं तो वो सरकार को और सरकार के माध्यम से संसद को, संसद के माध्यम से जनता को खबर क्यों नहीं देंगे? तो ये गैर कानूनी बात है,
कि इसके बारे में कोई सूचना पाने का जनता को हक नहीं है। तीसरा झूठ, जो सबसे बड़ा झूठ है, जिस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, कि इसमें केवल वॉलंटरली डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया है, यानी यह कहना कि इसमें जो जितना देना चाहे वही लिया गया है। यह बहुत बड़ा झूठ है और उसके पीछे ही घोटाला है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। इसमें दो तरह के कंपल्सरी डिपॉजिट हैं। एक है सरकारी कर्मचारियों के वेतन की कटौती। आप जान रहे हैं दोस्तों कि रेलवे विभाग ने वेतन जारी करने की बजाय सीधे सीधे कर्मचारियों का एक दिन का वेतन पीएम केयर फंड में जमा कर दिया था। फिर से सुनिएगा, मैं अगर रेलवे का कर्मचारी हूं, बैंक का कर्मचारी हूं, सेना का सदस्य हूं, मेरे पास सैलरी मेरी आ जाए, इसके बाद मैं चाहूं तो दूं या न दूं, तब तो यह वॉलंटरली यानी स्वैच्छिक हुआ। लेकिन अगर भारत सरकार ही हमारी सैलरी वहीं से सीधे भेज देती है किसी खजाने में, तो वो मेरी ओर से किया गया डिपॉजिट नहीं है। क्या मैंने लिख कर दिया? ये तो मंत्रालय ने फैसला ले लिया। तो क्या भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय को अधिकार है कि वो अपने किसी अधिकारी कर्मचारी की सैलरी एक दिन काट करके किसी खजाने में जमा कर दे जो प्राइवेट है? दूसरा, ये स्वैच्छिक क्यों नहीं है? पहला तो स्वैच्छिक इसलिए नहीं है, मैंने बता दिया। दूसरा, स्वैच्छिक क्यों नहीं है? एक बहुत बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको महज 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित किया है, उसका जरा नियम जानिए। बहुत बड़ा खेल उसमें एक और है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड, मान लेते हैं कि आप एक पार्टी हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैंने पैसा जमा किया इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में और पार्टी को सूचित किया। होता क्या है कि जिसको पैसा जमा करना होता है किसी पार्टी के लिए, वो स्टेट बैंक में जाकर के उस पार्टी के नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेगा और उतना पैसा जमा कर देगा। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड उठा करके पार्टी को दे देगा, पार्टी जाएगी तो उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन के भीतर, महज 15 दिन के भीतर अगर पार्टी कैश नहीं करा पाई, तो वो पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा पीएम केयर फंड में, ऑटोमेटिक। बताइए दोस्तों, मैंने तो पैसा समाजवादी पार्टी को दिया था ना, उदाहरण के अनुसार, तो इसका पीएम केयर फंड में ऑटोमेटिक चले जाना महज 15 दिन के विलंब हो जाने पर, यह मेरे द्वारा पीएम केयर फंड को स्वैच्छिक दान कहां है? बाय डिफॉल्ट वो पीएम केयर फंड में क्यों जा रहा है? वो बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं भारत सरकार के खजाने में जाता? तो पीएम केयर फंड इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा घोटाला है और उससे बड़ा घोटाला ईवीएम है। ये 3 कारण है जिनकी वजह से यह सरकार तानाशाह बनी हुई है और किसी से नहीं डर रही है। लेकिन ये सरकार ये न भूले कि हम भारतीयों के पास भी इस संविधान की ताकत है। संविधान की ताकत हमें आज़ादी देती है संगठन बनाने की, बोलने की, आंदोलन करने की। जो हमारे किसान, जो हमारे तमाम नौजवान, जो पुरानी पेंशन की मांग करने वाले लोग, जो जिनकी वैकेंसीज आज तक क्लियर नहीं हुई है, 2019 से रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, वो हमारे बेरोजगार युवा, तमाम लोग जो आंदोलन करते हैं, उन आंदोलनों की शक्ति संविधान देता है। और इसी संविधान की शक्ति से यह सरकार बनी हुई है, लोकतंत्र चल रहा है। यदि यह सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, तो सरकार को यह चेतावनी दी जाती है कि बहुत ही जल्दी संविधान के खिलाफत करने से अपने आप को रोक ले। क्यों? क्योंकि संविधान 200 वर्षों के आजादी का प्रतिफल है। हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष किए थे और तमाम कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाकर संविधान बनाया गया है। अगर संविधान हटा तो सामंतवाद आएगा, भेदभाववाद आएगा, कहीं तार्किकता नहीं बचेगी, सब जगह झूठ और अंधेरगर्दी आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीएम के नाम पर एक पीएम केयर फंड बनाते हैं और केयर न जाने किसका हो रहा है, आज तक पता ही नहीं चला। पीएम एक सरकारी पद है, पैसा उसमें लेने के बाद कहते हैं कि यह सरकारी नहीं है। जबरदस्ती सारे कर्मचारियों का वेतन काट करके उसमें डाल दिया गया मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से, और कहते हैं तो स्वैच्छिक डिपॉजिट है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर
एसबीआई के जरिए चंदा दिया गया सबको। एसबीआई में सरकार का अधिकारी कर्मचारी होता है, जनरल मैनेजर होता है। सरकार को सारी सूचना, इस प्रकार सरकार में बैठी पार्टी को तो सारी सूचना मिल गई कि किसने किसको चंदा दिया। विपक्ष को नहीं पता कि कौन किसको दे रहा है, और कह रहे हैं कि हम गोपनीयता के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जब गोपनीयता इतनी है तो कैसे पता चल जा रहा है कि कौन दूसरी पार्टी को चंदा दिया। चुन चुन कर उन लोगों के घर क्यों ईडी का और सीबीआई का, आईटी का रेड पड़ रहा है जिन्होंने विपक्ष के नेताओं को चंदा दिया, सहयोग दिया। इसका मतलब है कि यह सरकार लोकप्रियता के दम पर चुनाव नहीं जीत रही है, बल्कि यह सरकार अर्थतंत्र की लूट और वोट की लूट से सत्ता में आ रही है। और जब कोई सरकार, ये मेरा अनुमान है, और जब कोई सरकार गलत तरीके से सत्ता में आती है और उसका रास्ता साफ दिखने लगता है, तो सही जो लोकतांत्रिक तरीका है उसकी परवाह नहीं करती। और लोकतंत्र में जो सही तरीका है वो लोगों को खुश करना, उनकी सेवा करना, उनके हितों पर बात करना, उनके कल्याण के लिए काम करना है। जब इन सब के बिना ही वोट मिल जाएगा और सरकार में आदमी बैठ जाएगा, तब वो इनके खिलाफ काम करने से हिचकिचाएगा नहीं। तब वो किसानों पर टीयर गैस चलाएगा, तब वो किसानों पर प्लास्टिक की गोलियां बरसाएगा, तब वो किसानों को रोकने के लिए ऐसी खाइयां खुदवाएगा जो आदिम जमाने में विदेशी सेनाओं को रोकने के लिए खोदी जाती थी। तब वो सड़क पर कीलें बिछाएगा और तब अपने पर फूल बरसाएगा, अपने लिए सारे इंतजाम करेगा। किसान इनसे सवाल करने आ रहे हैं तो कीले बिछा दो, और इनकी ईडी जाकर विपक्ष के नेताओं के घर में रात दिन तांडव कर रही है। अगर वो ना आए तो वहां सैनिक भेज करके उनके घर के ताले तोड़वा दो। ये कौन सा लोकतंत्र है? इसलिए संविधान की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कराया गया है, वैसे ही पीएम केयर फंड और ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम केयर फंड के बारे में एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। उसमें सीधे सीधे यह कहा गया है कि सरकार ने जो कहा था कि इसमें स्वैच्छिक दान है, तो इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ऑटोमेटिक डिपॉजिट आ जा रहा है, अगर जिसके पक्ष में चंदा दिया गया वो 15 दिन में न भुगतान ले पाए किसी कारण से, तो अपने आप जो उसमें आ जाता है, ये स्वैच्छिक कैसा? कहीं भी कोई एक व्यक्ति अगर दूसरे को कोई दान दे रहा है, अगर वो किसी कारण से न भी ले तो जिसने दिया उसके पास वापस जाना चाहिए। कानून तो यही है। अगर वो भी नहीं ले तो सरकार के पास जाना चाहिए। लेकिन यहां ये तीसरा पीएम केयर फंड के पास जा रहा है। अगर ये प्राइवेट है तो तीसरा हो गया, सरकार तो है नहीं, जैसा कि सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं। सब झूठ है, फरेब है, संविधान से गद्दारी है, देशद्रोह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप सब संविधान के साथ चलिए और बोलिए मेरे साथ, जय संविधान।